नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हाल ही में क्या हुआ है, हमारी महंगाई दर काफी बढ़ गई है। तो महंगाई दर काफी बढ़ गई है, तो आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को रिपोर्ट पेश की। तो ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों हुआ, रिपोर्ट महंगाई बढ़ने पर सरकार को रिपोर्ट पेश क्यों क्यों की जाती है, तो ये सब समस्याओं के सवाल हम देखने को जाएंगे। और एक्सप्लेन किया है कि महंगाई बढ़ने के क्या कारण है। ठीक है। और बहुत सारी बातें की है। तो 6% से ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार कुछ आरबीआई को टारगेट देती होगी। ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संघीय सरकार आरबीआई की आरबीआई से परामर्श कर कर जो महंगाई टारगेट है, इन्फ्लेशन टारगेट, उसको 5 साल में सेंट्रल बैंक के लिए देती है। कितने साल के लिए? 5 साल। वो टारगेट ये है कि +-2 होना चाहिए महंगाई। कितनी होनी चाहिए? +-2। अगर प्लस करेंगे तो 6 होना चाहिए, और माइनस करेंगे तो 2, मतलब 2 से 6 के बीच में होना चाहिए। इससे ना कम होना चाहिए, ना फिर ज्यादा होना चाहिए। जबकि अभी अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि महंगाई दर कितनी पहुंची गई, 7.38%, क्योंकि ये टारगेट एक बार ब्रीच नहीं हुआ है, तीन तीन बार ब्रीच हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश की है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो क्यों बढ़ी है, उसके रीजंस हैं, और समाधान लाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। तो ये टारगेट पहली बार 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक था। 5 साल अब हो गए। और अभी 31 मार्च 2026 तक टारगेट यही है, 2 ± 6, सॉरी 2 ± 4। तो कंसेप्ट क्लियर आपको? ये आरबीआई ने सरकार के साथ एक मेमोरेंडम साइन हुआ है 20 फरवरी 2015 इसी के संबंध में। ठीक है। और ये अमेंड किया था आरबीआई एक्ट 1934 में, इस फ्रेमवर्क को। कौन सा? वही 2 ± 4। ठीक। तो ये सब बातें ये हमने पढ़ी लिया कि महंगाई ब्रीच हुई है। ठीक। ये टारगेट हुआ है, ब्रीच हुआ है। तो इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है मॉनेटरी पॉलिसी समिति, मतलब कि मौद्रिक नीति समिति। तो मौद्रिक नीति समिति क्या है, इसके बारे में हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 ZB के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट की सहायता से 6 सदस्यीय मौद्रिक पॉलिसी समिति का निर्माण किया। ठीक। इसको कहा कि आप इन्फ्लेशन टारगेट को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले इसको कितना होगा? 2 ± 4 होगा। फिर विकास को ध्यान रखेंगे। ठीक। और फिर उसके बाद समृद्धि को देखेंगे। क्या करेंगे? देश की समृद्धि। ठीक है। तो इसमें कितने मेंबर होते हैं? 6। अभी ध्यान रखना है, संविधान में नहीं है। ये क्वेश्चन आया था बेटा, आपसे पूछ लेगा संविधान के अनुसार मौद्रिक नीति समिति का प्रावधान है। गलत है, सरासर गलत है। कहाँ है? आरबीआई एक्ट 1934 में है, और 2016 में प्रावधान किया गया था। इसमें 6। और इसका जो आरबीआई गवर्नर होता है वो ही एक्स ऑफिसियो अध्यक्ष होता है, मतलब स्वतः चेयरमैन बन जाता है। ठीक है। उसके बाद डिप्टी गवर्नर इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं। ठीक। और एक सेंट्रल बोर्ड द्वारा नॉमिनेटेड एक व्यक्ति होता है, और 3 व्यक्ति सरकार नॉमिनेट करती है। मतलब 6 सदस्य हैं। 6 में से 3 तो आरबीआई से हो गए, और 3 को हो गए केंद्र सरकार नॉमिनेट करेगी। बात समझ आ रही है? तो 3-3 है। इसमें केंद्र सरकार के भी प्रतिनिधि होते हैं, और राज्य से, और आरबीआई के भी प्रतिनिधि होते हैं। जहां पे आरबीआई गवर्नर स्वयं इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो इतनी बात क्लियर? यही हमें पढ़ना था। जैसे क्वेश्चन ये आता है, देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मौद्रिक पॉलिसी नीति? 2016 में बनी, 2017 में क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है, इट डिसाइडेड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। अब मान लो ये हमको पता नहीं है, इसको भी छोड़ते हैं। इट हैज 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ इंडिया, मतलब इसके पास 12 मेंबर होते हैं, जिसमें आरबीआई के गवर्नर भी शामिल होते हैं। और एवरी ईयर क्या होता है, इसका पुनर्गठन होता है। 12 मेंबर तो होते नहीं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो सेकंड वाला गलत है, ये वाला। देखो सेकंड ये गया और ये वाला गया, अब बचो कितना, एक और थ्री, या तो एक हो सकता है या तो थ्री हो सकता है। इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो कौन होता है इसका अध्यक्ष, आरबीआई का गवर्नर। तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमको सॉल्व कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट पता है तो ऐसे हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया था, with reference to Indian economy, consider the following. Which of the above is our component of मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी की कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं? तो पब्लिक डेप्ट होता है, पब्लिक डेप्ट तो सरकार के पास होता है, तो ये मतलब तीन नहीं है। देखो ये क्या नहीं है, ये नहीं है। चौथा देखो, पब्लिक रेवेन्यू, ये भी नहीं होता, तो ये भी नहीं है। अब एक दो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो इसको आरबीआई डॉट करती है, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसका सी। ठीक, ओपन मार्केट में क्या करती है आरबीआई, कुछ सेल करती है या बाय करती है। सेल तब करती है, वो भी मॉनेटरी पॉलिसी को हमको क्या करना पड़ता है, इंक्रीज और माने मार्केट में पैसा या तो डालते हैं या तो निकालते हैं, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, अब एक न्यूज ये थी कि इंडियन नेवी हैज फॉर्मली commenced its cooperation with marine-based multinational partnership combined maritime force को एसोसिएट मेंबर के रूप में ज्वाइन किया है। जबकि एक मेंबर पूर्णतः मेंबर नहीं है, एसोसिएट मेंबर मेंबर है। ठीक है, सह सदस्य है, क्या है, सह सदस्य, ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है, क्या है, एक मल्टीनेशनल लेवल पार्टनरशिप टू प्रमोट ओशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, स्थिरता देंगे और समृद्धि देंगे। ठीक, और इंटरनेशनल वाटर में हम क्या करेंगे, जो भी गतिविधियां होती हैं गलत, जैसे पायरेसी हो गया, आतंकवाद हो गया, उनको रोकने में काम करेंगे। जैसे लिखा है देखो, काउंटर नार्कोटिक्स, यस मेलगिनिंग, सिस्टम, ठीक है, और पायरेसी, ठीक है, और रीजनल कोऑपरेशन, और इंगेजिंग रीजनल अदर पार्टनर। इसके कितने मेंबर होते हैं, 14 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं बेटा, सॉरी 14 नहीं, 34 मेंबर हैं। और इसको कमांड कौन करता है, यूएस नेवी वाइस एडमिरल होते हैं, उनको कमांड करते हैं। ये यूएन से संबंधित कोई बॉडी नहीं है, इसको ध्यान रखना, यूएन से संबंधित बॉडी नहीं है। किससे संबंधित है, यूएसए से संबंधित है। भारत क्या बना है, इसका सह सदस्य बना है, पूर्णतः इसका सदस्य नहीं बना है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, और इंडिया और सीएमएफ क्या है, तो इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग, देख लेना, इसको हमारे लिए इंपोर्टेंट है। अब क्या हुआ है, जो कसारगो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, लीगल सर्विस अथॉरिटी इन केरला में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जाके क्या करो, इसका निरीक्षण करो, इंस्पेक्ट करो। ठीक है, कि कोई इनका एंडो जो सल्फेन है, इसका गलत उपयोग तो नहीं हो रहा। तो हमारे लिए केवल न्यूज है, तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट क्या है, एंडो सल्फेन। तो एंडो सल्फेन क्या है, एक पेस्टिसाइड है, क्या है, कीटनाशक है, जो टाइडेन के रूप में भी उपयोग होता है, 1950 से उपयोग होता है। और ये इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है। बस इतना ध्यान रखना, कहाँ स्प्रे होता है, क्रॉप पे, लाइक कॉटन, क्रस, फ्रूट, टी, पैडी, टबैको, यहाँ पे वे कीटनाशक को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके बहुत सारे गलत परिणाम भी होते हैं, हेल्थ इशू हो सकते हैं। ठीक है, हेल्थ इशू जैसे किसी को कैंसर हो सकता है, फिजिकल डिफॉर्मिलिटी होती है, पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक
न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है, भाई मेडिकल कंडीशन इसके उपयोग से किसी व्यक्ति को हो सकती है। जैसे देखो ये व्यक्ति अगर इसको उपयोग कर रहा है तो इसके बहुत सारे हजार इम्पैक्ट इसको व्यक्ति को हो सकते हैं। इसको एक बार पॉज करके इस डायग्राम को आप लोग क्या करना पढ़ लेना, ठीक है। अब ये क्या है, एंडोसल्फिन क्या है, एक रॉटरडम कन्वेंशन होता है, वो जो भी हजार केमिकल और पेस्टिसाइड होते हैं उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर उपयोग कर रहे हैं तो पूर्व क्या देनी पड़ेगी, आपको सहमति लेनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना रॉटरडम कन्वेंशन किससे संबंधित है, हजार हजार्डस केमिकल पेस्टिसाइड से संबंधित जिसको इंडिया ने साइन किया है, ठीक है, ध्यान रखना। और एक होता है स्टॉक होम कन्वेंशन, जो भी क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से संबंधित है, इसको भी इंडिया ने क्या किया है, साइन किया है। तो ये पॉप्स से संबंधित, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पॉप्स, ठीक है। तो दो चीज आप ध्यान रखोगे, तीन चीजें, एक एंडोसल्फिन क्या है, पेस्टिसाइड है जो कि एग्रीकल्चर में उपयोग होता है। रोटेडम क्या है, हजार्डनेस, जो भी केमिकल्स होते हैं उनको प्रायर इन्फॉर्म कंसल्ट लेनी पड़ती है उपयोग करने से पहले। और स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, जिसको क्या कहते हैं, पॉप्स बोलते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, वहां पे लेनी पड़ती है। तो दो चीज है, आपसे ये पूछ लेगा एंडोसल्फिन क्या है, बस हाल ही में चर्चा में था। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं बार बार कि देखो ट्राइक्लोसन कंसीडर हार्मफुल व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई लेवल लॉन्ग टाइम इज मोस्टली प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। मतलब क्या है, मतलब ये ट्राइक्लोसन क्या है, ट्राइक्लोसन के जो प्रसाधन जो उपयोग होते हैं ना साफ सफाई वाले, टॉयलेट टॉयलेट के सामान, वहां पे उपयोग होता है, ये चर्चा में था, इसलिए देखो आ गया क्वेश्चन। तो ये लगा तो ऐसे ही पूछ लेगा वो, ठीक। तो ये सब समस्याएं हैं। अब नासा ने क्या किया है, बायो सेंटिनल एक स्पेस क्राफ्ट कहाँ लॉन्च किया है, ताकि डीप स्पेस की हम क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। तो आप ये ध्यान रखना बायो सेंटिनल क्या है और किसने लॉन्च किया है, नासा ने। तो ये क्या है, प्लान्ड लो कॉस्ट क्यूसेट स्पेस क्राफ्ट है, ये दिख रहा है आपको ये वाला। और बडिंग ईस्ट टू डिटेक्ट मेजर कंपेयर इम्पैक्ट ऑफ डीप सी रेडिएशन डीएनए रिपेयर ओवर लॉन्ग टाइम बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब कि डीप स्पेस में रेडिएशन के द्वारा ईस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, उसके बारे में ये क्या करेगा, स्टडी करेगा। ये आप ध्यान रखना, ठीक है, बस इतना देर बायो समथिंग कभी पूछ लेता। अभी हाल ही में इंडिया ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म चर्चा में था। तो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुरक्षा प्रदान करने, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जैसे यूपीआई डेटा हो रहा है, किसी को स्वास्थ्य संबंधी डिजिटल डेटा स्टोर हो रहा है, इसको बोलते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको रेगुलेट करने को, इसको लीकेज से बचाने के लिए और लोगों तक पहुंच करने के लिए क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो वो चर्चा में है। जैसे वेब 3 है, वो 2021 में आया। ये क्या करता है, ब्लॉक चेन आधारित है। ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वितरणात्मक है। ये क्या करता है, मल्टीपल नेटवर्क पे काम कर सकता है। वहीं वेब 2 2005 में आई, बोलता है वन प्रोमाइसिस, मतलब कि एक व्यक्ति आधारित है, मतलब वितरणात्मक नहीं है। ये सर्वर फाइल सिस्टम में, मतलब किसी एक जगह स्टोर हो जाएगा, वहां से डेटा आता रहेगा। अब ये एग्जाम्पल क्या क्या है, वेब 3 के एनएफटी हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया। अब इसको क्या, यूजर जनरेट कंटेंट हो गया, जैसे मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो ये क्या होगा, यूजर जनरेट का कंटेंट हो गया, लाइक सोशल मीडिया, वेब एप्लीकेशन लाइक ई कॉमर्स। यहाँ पे एनफी एनएफटी आता है, क्रिप्टो करेंसी आता है, ट्रांजेक्शन आता है। और ये क्या होता है, स्टैटिक वेब पेज होता है, यहाँ पे कुछ जनरेट होता है। ये क्या करते हैं, वेब 1 में कंपनी रनिंग पेज होता है, जैसे फ्लिपकार्ट है तो वो ये वेब 1 आधार रहता है, उसके पास पूरा मतलब स्वामित्व है। ये कंपनी होस्ट करते हैं, यहाँ पे कोई भी किसी का मतलब कि होस्ट नहीं है, मतलब कि मैं अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं अपने डाटा को स्वयं मालिक हूँ। समझ रहे हैं बात को। तो इसी आधार पर क्या किया है, ये जो डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने में कौन उपयोगी है, वेब 3। ये मॉनिटरी कंट्रोल का पेज है, तो मैंने वहां से इसको ले लिया था, तो ध्यान रखना। अब
एक क्वेश्चन आया था अभी 2022 प्रीलिम्स से, पूछा गया था कि वेव थ्री कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो वेव थ्री इज ए टेक्नोलॉजी इनेबल पीपल टू कंट्रोल देयर ऑन डेटा, मतलब सही है, मतलब कि डेटा के, व्यक्ति के डेटा पर स्वयं का अधिकार होता है, ये भी सही है, पहला सही है। तो अगर पहला सही है तो ये तो हो नहीं सकता। इन वेब थ्री वर्ल्ड दे कैन ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क में, जो अभी मैंने पढ़ा था, ये ब्लॉकचेन बेस्ड है। ठीक, तो ये दूसरा भी सही है। अगर दूसरा भी सही है तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो ये होगा या तो ये होगा। तीसरा देखो, इज ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिविटी रादर देन कॉर्पोरेशन, तो देखो ये भी सही है, कलेक्टिवली, तो इसके तीनों आंसर सही है। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में पिछली बार में आया है। अब देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो इट इज ए पब्लिक लेजर, एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल, तो ये भी सही है। स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज ए सच ऑल डेटा इन इट अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। ठीक है, तो ये ओनली, ये वाला गलत हो गया, तो ये गया और ये गया, ये हो सकता है। तो अगर ये तीसरे एप्लीकेशन डिपेंड ऑन बेसिस बेसिस ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबॉडी परमिशन। ठीक, तो ये दोनों सही है, तो ये वाले नहीं है। ठीक है, तो इनको पॉज करके आप क्या करना है, इसको सॉल्व करना क्वेश्चनों को। ठीक, अब हाल ही में इंडिया लेबर लॉ रिफॉर्म चर्चा में थी। अब बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। इन इंडिया में जो लेबर लॉ है, वो लेबर है, वो कंकरेंट लिस्ट का क्या है, विषय है, मतलब कि समवर्ती सूची का विषय है। इस पे संसद भी कानून बना सकती है और राज्य भी बना सकते हैं। ठीक है, बिफोर, अभी हाल ही में क्या किया है, जितने भी 40 केंद्रीय लॉ थे और 100 राज्य लॉ थे, उनको कैंसिल करके 4 कोड में मिला दिए। 4 कोड कौन कौन से हैं? कोड ऑन वेजेस हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हो गया, सोशल सिक्योरिटी कोड हो गया, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड हो गया, तो इनमें 4 में मिला दिया है। ठीक है, सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 में आया था, जिसके शायद अध्यक्ष आप बताना, मैं आई थिंक, मैं याद कर पा रहा हूँ, रमेश सिंह थे। अगर गलत हूं तो आप कमेंट करके जरूर बताना। इनने बोला था कि इनको क्या करो, कोडिफाई कर दो, सरकार ने कोडिफाई कर दिए 4 में। ठीक, ये ध्यान रखना। अब इन 4 जो लेबर लॉ कोड है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वैश्वीकरण करना। जो भी मिनिमम वेज है, व्यक्ति को पूरे भारत में एक ही प्रकार का वेज मिले, अलग अलग नहीं, कि मतलब महाराष्ट्र में अगर 2000 रुपये मिल रहे हैं, तो मान लो मध्य प्रदेश में मान लो 1000 रुपये मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ भी 2000 मिले तो यहाँ भी 2000 मिलने चाहिए। ठीक है, और टाइमली मिले, समय के रूप से ये भी नहीं कि 15-20 तारीख को मिलना है, जबकि अन्य को 1 तारीख को मिल जाता है। ठीक, और इंसेंटिव भी देना चाहिए। ठीक, और चेंज द रोल ऑफ, जो भी इंस्पेक्टर राज है उसको खत्म करके हमें सुविधा की ओर ध्यान देना पड़ेगा। और जितनी भी मल्टीपल जो एजेंसी हैं जो रेगुलेट करती हैं लेबर कोड को खत्म करके एक सिंगल अथॉरिटी बनाओ, ताकि जो ओवर रूलिंग वाली चीज होती है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। बहुत सारी एजेंसी हैं, कल ये आ रहा है, परसों दूसरी एजेंसी आ रही है, परसों तीसरी, तो ये वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, काम नहीं हो पाता। तो उन्होंने कहा कि सिंगल बनाओ और इंस्पेक्टर राज को क्या करो, खत्म करो, ताकि आसानी से होगी। इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, देश में इन्वेस्टमेंट आएगा, इजिली लोग रोजगार दे पाएंगे। ठीक है, ये बहुत सारी चीज हो सकती है, मतलब अर्थव्यवस्था की गति बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, इन सारी समस्या को समाधान होगा। अब हाल ही में सरकार ने वीएलसी मीडिया को बैन कर दिया है। तो 2 तरीके होते हैं वीएलसी मीडिया को बैन करने के, या तो इसको एग्जीक्यूटिव मतलब कि या तो कार्यकार कार्यपालिका बैन कर सकती है, या तो न्यायपालिका। अगर गवर्नमेंट अगर बैन करती है तो सेक्शन 69 ए के तहत टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत बैन करती है। सेक्शन 69 ए क्या कहता है, अगर कोई संप्रभुता को खतरा है, एकता अखंडता को खतरा है, इंडिया की सुरक्षा को खतरा है, राज्य की सुरक्षा को खतरा है, मान के कोई फ्रेंडली रिलेशन में कोई बाधा, कोई विदेशी राज्य के साथ बाधा उत्पन्न करता है, तो कोई भी ऑनलाइन कंटेंट को सरकार क्या कर सकती है, बैन कर सकती है। ये कहाँ से आती है, आर्टिकल 2 के तहत, 19(2) के तहत, मौलिक अधिकार के तहत, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है, मतलब कि युक्ति युक्ति क्या है,
प्रतिबंध है, तो वहां से ये चीजें ली गई हैं। ठीक है। सेकंड, अगर कोर्ट अगर बैन करेगा तो विक्टिम या फिर कोई पेटेंट से संबंधित होगा तो उससे भी बैन कोर्ट कर सकता है, तो ध्यान रखना। इसको राज्य सरकार बैन नहीं कर सकती, केंद्र या कोर्ट बैन कर सकता है। ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है? आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000, आई मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69 के एक्ट अगर कोई हुआ तो होगा। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट बैन कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट एजेंसी कोई नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगी जो ब्लॉकिंग ऑर्डर निकालेंगी, और डिजिनेटेड ऑफिसर होगा किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। पहले एक नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देने के बाद माइटी उसको बैन कर देगी। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। निदान क्या है? एक डाटाबेस है, ऑल अरेस्ट, जितने भी हम नारकोटिक्स माने कि जो ड्रग्स से संबंधित केस हैं, जो भी अपराधी हैं, उनका हम क्या करेंगे, एक जगह पे डेटा बना देंगे। क्या बना देंगे? डेटा। बस ये ध्यान रखना है, निदान। ठीक। इसको कौन ने डेवलप किया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। एक्स विनवेक्स 2022 क्या है? तो एक्साइज है वियतनाम और इंडिया के साथ, आर्मी एक्साइज है, इसको ध्यान रखना। अब डब्ल्यूएचओ चाहता है कि पेंडेमिक ट्रीटी हो जाए। अभी हाल ही में क्या हुआ, जब कोविड आया तो सरकार क्या चाहती थी? वैक्सीन मतलब अफ्रीकी देशों के पास नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, भारत के पास नहीं थी, तो भारत ने तो डेवलप कर लिया जल्दी से जल्दी कोविड 19 में। बहुत सी देश चाह रहे थे कि पहले हम अपना इलाज करें, अपने बाद में अल्प विकसित देशों की उनको ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे अल्प विकसित देश आज भी हैं जहाँ पे आज उनको वैक्सीन नहीं लगी होगी, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि एक पेंडेमिक टीटी लाई जाए, और इसके द्वारा एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी मतलब कि इस्टेब्लिश की जाए, जो पेंडेमिक टीटी को क्या करे, रन करे, जो डब्ल्यूएचओ के संविधान के अनुसार हो। ये क्या करेगी? डाटा शेयर करेगी, जीनोम सीक्वेंसिंग शेयर करेगी। जैसे कोई भी अगर वायरस है तो अगर म्यूटेट हो रहा है तो उसका जीनोम सीक्वेंस अदर देशों के साथ भी क्या कर दो, शेयर कर दो। वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ड्रग का करना है, रिसर्च को, अनुसंधान को बढ़ावा देना है, और सभी देशों की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या करना, सुधार करना है किसी भी महामारी के दौरान। बस इतना ध्यान रखना, मीन्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक। नीड क्या है तो हमने पहले ही पढ़ चुके। सभी देशों को वैक्सीन और सुविधाएं मिल सके, अल्प विकसित देशों में भी क्या वैक्सीन उपलब्ध हो सके, केवल अमेरिका ही वैक्सीन उपलब्ध ना करा पाए। तो ये सारी बातें हैं। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू। धन्यवाद।